थोड़ा लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो ऐसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बेटा ऐसे लोग आते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी वे में बेटा जो कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, कंट्री का जो जीडीपी होता है बेटा उसकी ग्रोथ में बेटा वो हेल्प कंट्री जो एक डेवलप होती है बेटा, तो इस डेवलपमेंट में जिन लोगों का हाथ होता है बेटा, ऐसे लोगों को बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। अभी ऐसे लोगों को बनाया कैसे जाता है, क्या वे होता है, क्या इसके सोर्सेज़ होते हैं बेटा, वो सारा अभी चैप्टर में भी हम स्टडी करेंगे। ओके? तो बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने मीनिंग डिस्कस किया था। जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये मैं फिर से एक बार आपको ब्रशअप करवा देता हूँ। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल का डिफरेंस क्या होता है। इसमें सबसे पहले आता है बेटा आपका जो सब फर्स्ट पॉइंट जो बेटा हमने डिस्कस किया था, वो हमने किया था कि नेचर दोनों में दोनों किस तरह के होते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल तो बेटा आपकी इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल का मतलब क्या है बेटा? इंटेंजिबल का मतलब होता है आपका इंटेंजिबल का मतलब बेटा ह्यूमन कैपिटल जो है वो आपको दिखाई नहीं देती। किसी के पास जो स्किल्स है बेटा ह्यूमन कैपिटल के पास, जैसे एक टीचर है उसका टीचिंग स्किल्स है, एक इंजीनियर है उसके पास इंजीनियरिंग की स्किल्स है, एक डॉक्टर है उसका मेडिकल स्किल्स है। वो स्किल्स बेटा आप देख नहीं सकते हो, ठीक है? इट इज़ बिल्ट इन द बॉडी, ये उसकी बॉडी और उसकी माइंड में होती है। लेकिन फिजिकल कैपिटल बेटा टेंजिबल होते हैं, टेंजिबल व्हिच कैन बी सीन एंड टच, सेलेबल। किसको आप सेल कर सकते हो बेटा? ह्यूमन कैपिटल को तो सेल कर ही नहीं सकते हो। अब आपके पास जो नॉलेज है, क्या कोई वो आपसे खरीद सकता है? नहीं। आपसे वो सर्विस ले सकता है उस नॉलेज के बेस पे, पर वो आपसे आपकी स्किल्स को नहीं ले सकता। जैसे कि मान लो एक एक पर्सन है, पर्सन ए, और उसके पास बहुत अच्छी क्रिकेटिंग स्किल्स है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है बेटा, एट द सेम टाइम वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है। अब आपकी स्किल्स को यूज़ करके आप किसी मैच में उसको अपने साथ खिला सकते हो, वो आपको मैच जितवा सकता है। लेकिन क्या पॉसिबल है कि आप उसको बोलो कि भई मैं तेरे को 10 लाख देता हूँ, जो तेरे को इतनी अच्छी बैटिंग आती है, वो बैटिंग मुझे आ जाए, जो तेरे को इतनी अच्छी बॉलिंग आती है, वो मुझे आ जाए। पॉसिबल ही नहीं है बेटा। उसकी स्किल्स आप उस यानी कि आप दोनों को अलग कर ही नहीं सकते। आप उसकी सर्विस ले सकते हो। जैसे आपने उसको कहा भई आप तू हमारे साथ मैच खेलने चल, हम तेरे को सो एंड सो अमाउंट देंगे, या आपको गिफ्ट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, या कुछ भी ऐसा। तो आप उसकी सर्विस के लिए आप उसको ये सारी चीज़ें पे कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना होगा कि आप उससे उसकी स्किल्स को नहीं ले सकते। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट सोल्ड इन द मार्केट, ओनली द सर्विस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। सर्विस को बेटा बेचा जाता है। एंड हेंस देयर अराइजेज़ द नेसेसिटी ऑफ द ओनर, इसलिए बेटा ज़रूरी है कि जब आप उसकी स्किल्स को उससे अलग ही नहीं कर सकते, तो बेटा जहाँ भी आपको उसकी स्किल्स की ज़रूरत है, तो उसका भी उसके साथ होना ज़रूरी है। बोथ कांट बी सेपरेट। अब कोई बहुत अच्छा खेलता है, अब उसके खेल को तो अलग नहीं कर सकते ना बेटा, उस आपको उसको भी साथ में लेके जाना होगा। कोई अच्छा पढ़ाता है, तो उसकी पढ़ाई को तो अलग नहीं कर सकता, उसको उसको उसका भी साथ होना ज़रूरी है। कोई अच्छा डांस करता है, तो तभी आप देख पाओगे जब वो खुद डांस करके दिखाएगा। ओके, फिज़िकल के केस में क्या है बेटा? फिज़िकल कैपिटल कैन बी ईज़िली सोल्ड इन द मार्केट, इसको बेटा मार्केट में सोल्ड कर सेपरेबल सिंस द ओनर प्रेजेंस इज़ नेसेसरी, क्योंकि बेटा ओनर का होना ज़रूरी है। ह्यूमन कैपिटल इज़ इनसेपरेबल, इसका क्लियर मीनिंग बेटा यही है कि आप ह्यूमन कैपिटल को एक ह्यूमन से अलग नहीं कर सकते, उसकी स्किल्स को। फिजिकल कैपिटल बेटा इसको सेपरेट कर सकते हो इसके ओनर से। ह्यूमन कैपिटल आप परफेक्टली मोबाइल ने मैंने आपको कहा था डेली बेसिस पे आपको कहा जाए कि आज आप इस कंट्री में फिर उस कंट्री में चले जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपको अडॉप्ट करना ही आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, हम एक कल्चर को लेके यूज़ टू हो जाते हैं। फिजिकल आज गुड्स यहाँ कहीं भी भेज दो आप। फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल बेटा फॉर्मेशन इज़ नॉट डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी, फॉर्मेशन इन कॉन्सोनेंस विद द नेचर ऑफ द सोसाइटी। मैंने कहा था कोई भी ह्यूमन कैपिटल की जो फॉर्मेशन होती है बेटा, वो सोसाइटी के हिसाब से होती है, सोसाइटी को देख के होती है। देखा जाता है कि आने वाले टाइम में सोसाइटी की नीड क्या है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था, जैसे कि आने वाले टाइम में जो आपका आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर सेक्टर है बेटा, ये बहुत एडवांस में और ज़्यादा एडवांस में जाएगा। आपने देखा होगा आजकल जगह-जगह बेटा ऐड आती है, यूट्यूब में ऐड आती है कि बच्चे को कोडिंग सिखाई जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है कोडिंग का टाइम आने वाला है। कोडिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स भी निकलेंगी। बच्चों को कहा जा रहा है कि छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल लेवल पे बेटा कोडिंग सिखाई जाएगी। ऐसे आपके लेवल पे बेटा हमने 3rd या 4th क्लास से कंप्यूटर को सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन आपसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हमें 3rd 4th में बेटा कंप्यूटर नहीं सिखाया गया था। सिखाया भी गया होगा तो
सिर्फ मैं सच बताऊँ, हमें जो कंप्यूटर सिखाया गया था बेटा वो ऐसा होता था, कंप्यूटर क्लास में मैं ले जाती तो मैं मैम गेम खिलाती और इसीलिए कंप्यूटर क्लास हमें अच्छी लगती थी। अब मुझे नहीं पता आपको आपके लेवल में क्या चीज़ें करवाई गई है। हमें तो हमारे लिए कंप्यूटर क्लास का मतलब यही होता था कि बच्चों के रोल नंबर वाइज़ टर्न होती थी, आज मेरी टर्न है, आज मुझे मैम कंप्यूटर में गेम खेलना है। बस हमारे को कंप्यूटर में बेटा ये सिखाया गया था जब हम 4th और 5th में पढ़ते थे। इसके बाद बेटा अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूँ, तो ह्यूमन कैपिटल का जो बेनिफिट होता है, वो सिर्फ़ उसके ओनर को नहीं होता है बेटा, वो पूरी सोसाइटी को देता है। लेकिन फिज़िकल कैपिटल का जो बेनिफिट है, जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी ओनर को मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल बेटा एज के साथ-साथ सभी की जो स्किल्स होती है, मैं नॉलेज तो नहीं कहूँगा, नॉलेज तो एज के साथ बढ़ता है आपका, लेकिन जो स्किल्स होती है, जो आपकी एबिलिटी होती है बेटा, मेजॉरिटी केसेज़ में कह रहा हूँ बेटा, वो कम होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपका स्टैमिना है बेटा, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, राइट? फिजिकल कैपिटल बेटा वो भी डेप्रिशिएट होती है और कैसे होती है जब उसको कंटिन्यूअसली यूज़ करते हो। कार को आप शोरूम से लेके आते हो, महीने भर बाद उसकी वैल्यू क्या है, 1 दिन बाद ही बेटा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, राइट? फिर बेटा टेक्नोलॉजिकल चेंज। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर बेटा ह्यूमन कैपिटल में आप इन्वेस्ट करते हो, आने वाले टाइम को समझते हुए, आने वाले टाइम को देखते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कोडिंग का, या तो आप उनको अभी से स्किल सिखाओगे तो आने वाले टाइम में जब बेटा इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जब ये चीज़ें बेटा मस्ट हो जाएगी, तो वो बच्चे जो है इजीली इन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों के बारे में सीखा हुआ है, वो इसी चीज़ों को पढ़ के बड़े हुए। ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल बेटा डॉक्टर, लॉयर, ये सारे एग्जाम्पल हो गए, और फिजिकल कैपिटल जैसे मशीन और इक्विपमेंट। तो यहाँ तक बेटा हमने स्टडी किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने दोबारा आपको रिवाइज करवा दिया। अब बात करते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो मैंने कहा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बेटा 3 वर्ड्स आते हैं। एबिलिटी, मैंने आपको बताया भी था, एबिलिटी का मतलब बेटा फिजिकल आपका जो स्टैमिना है कि कितने घंटे तक आप किसी काम को कर सकते हो। स्किल्स, जिस चीज़ को लेके बेटा आप काम कर रहे हो उस काम की आपको कितनी नॉलेज है। अगर आप कोई कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपको उस काम की कितनी नॉलेज, काम को, इलेक्ट्रीशियन को, यानी कैसे आप अपने स्विच को यूज़ करते हो, कैसे आप जो वायर्स को कनेक्टिविटी करते हो बेटा, ये आपकी स्किल्स है। जैसे हाँ, नॉलेज, अब मैं नॉलेज और स्किल्स का डिफरेंस बताता हूँ, आपके पास भी नॉलेज है, मेरे पास भी नॉलेज है। लेकिन आपके पास अपनी नॉलेज को जो रिप्रेज़ेंट करने का जो वे है वो मेरे से अच्छा आता है। आप अपनी नॉलेज को दूसरे को बहुत, यानी कि आपका जो समझाने की स्किल्स है वो मेरे से बेटर है। नॉलेज में चाहे मेरी स्किल्स नॉलेज में चाहे मैं आपसे बेटर हूँ। लेकिन आपके पास नॉलेज कम है लेकिन आपको समझाना बहुत अच्छा आता है। तो बेटा आप मेरे से फार बेटर टीचर बन सकते हो, फार बेटर लेक्चरर बन सकते हो। क्योंकि एक टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो बच्चों को समझा सके अपनी बात को। जो नॉलेज उसके माइंड में, उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर सके। अगर एक मेथड ना हो तो दूसरा मेथड हो उसके पास कि इसको ऐसे नहीं, चलो ऐसे समझाता हूँ। डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, फिगर्स के थ्रू या प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो बेटा इसको स्किल्स कहते हैं। ओके? So बेटा in order to utilize the human resources in an optimal way, a country should provide proper education, better healthcare facilities, train the labor force so that they can be adaptive to the modern technology. अभी बेटा मैंने एग्जांपल दिया आपको कंप्यूटर का और कोडिंग का, सबसे परफेक्ट एग्जांपल है बेटा इस पॉइंट। अभी से जब आप चिल्ड्रन लेवल में बच्चों को सारी चीज़ें सिखाते हो बेटा, तो बड़े होते-होते जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं, जब बच्चे मास्टर डिग्री करते हैं, तो वो स्किल्स पे भी मास्टर हो जाते हैं। और मास्टर होने की वजह से बेटा बच्चे जो आने वाले टाइम में जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, जो भी चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में, वो उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होता है क्योंकि शुरू से उनको ट्रेन किया जाता है, राइट? आपने सुना होगा बेटा इन कंट्री लाइक चाइना, स्पेशली मैं चाइना का एग्जांपल दूँगा या जापान, बेटा छोटे-छोटे बच्चों को मतलब बहुत ही टीनेज से बेटा ओलंपिक के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चे का टैलेंट देखते हैं, इस बच्चे का टैलेंट हाई जंप पर है, ये बच्चा जो है वो बहुत अच्छी रेस में अच्छा है, भागने में, दौड़ने में अच्छा है। ये बच्चा जो है वो स्विमिंग में अच्छा है। तो बेटा बचपन से उस बच्चे को, ये बच्चा जो है टीटी में है, टेबल टेनिस में अच्छा है, तो छोटे से ही बेटा उन बच्चों को उस चीज़ में ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। कहीं न कहीं मेरे हिसाब से पूछा जाए तो ये गलत भी है, कि बचपन होता है बेटा, उसको बचपन ही रहने दो। अभी टीनेज में बेटा आप इतना प्रेशर डाल देते हो बच्चों के ऊपर कि आपको बस यही करना है, घंटों प्रैक्टिस करवाई जाती है। मेरे से पूछा जाए, आई एम श्योर कि आप भी एग्री करोगे, कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ गलत लगती है।
एक एज होती है, ये इतनी एज में वो बहुत ही छोटे लेवल से शुरू हो जाता है वहाँ पे। और इसको काफ़ी कंट्रियाँ क्रिटिसाइज़ भी कर चुकी हैं। क्यों पर इसके पीछे उनका मकसद क्या होता है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री गोल्ड मेडल लेके आए। और आप देखो जब ओलंपिक होता है तो बेटा ये चाइना, जापान इनके कंट्री में बहुत अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे इनके जो एथलीट्स होते हैं गोल्ड मेडल लेते हैं। और जो वे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले से बच्चे के माइंड में डाल दिया जाता है कि आपको यही करना है, आपको यही बनना है, आपको इसी फील्ड में टारगेट दिखाया जाता है उसको कि आपको ओलंपिक में जाके क्या लेना है, गोल्ड है। अब ये नहीं कि इतने सारे बच्चों को ट्रेन के सारे गोल्ड मेडलिस्ट बनने हैं। पर मेजॉरिटी में जो कंपेयर टू द अदर एशियन कंट्री लाइक इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान या जो भी अफ़गानिस्तान जो भी कंट्री है, इनके कंपैरेटिवली बेटा ये जो एशियन कंट्री है बहुत स्ट्रांगली परफ़ॉर्म करती हैं अपने ओलंपिक। तो कहीं न कहीं ये भी बेटा ये जो है अब ये भी इनके एसेट है। ये भी सारे क्या है बेटा, ये ह्यूमन कैपिटल की प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका, सिंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स स्किल फॉर्मेशन। अभी बताया बेटा स्किल का मतलब क्या होता है, जिस जॉब में आप हो, जिस जॉब में आप जा रहे हो उसके रिगार्डिंग बेटा आपकी कितनी उस काम को करने का वे आपका कैसा है, दैट इज़ स्किल। अगर टीचर हो तो आपकी टीचिंग पढ़ाने का वे कैसा है, डॉक्टर हो तो आपका पेशेंट को देखने का वे कैसा है, पेशेंट को कैसे आप रीड कर पाते हो। व्हिच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और इसको बेटा ऐसा तो नहीं है रातों-रात आप डॉक्टर बन गए, रातों-रात आप टीचर या लेक्चरर बन जाते हो, सीए बन जाते हो, सीएस बन जाते हो। सालों की पढ़ाई करते हो, उसके बाद ट्रेनिंग लेते हो। अगर आपको टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, आपको बीएड की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्रैक करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम बेटा अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ करना पड़ता है। आपको डॉक्टर बनना है तो बेटा आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है। बट साथ में बेटा ये जैसे बीएड मैं कह रहा हूँ, एमबीबीएस कह रहा हूँ बेटा इसमें आपको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन का मतलब आपको वो स्किल्स सिखाई जाती है। सिंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड स्किल फॉर्मेशन व्हिच इज़ द टाइम कंज्यूमिंग। इसमें बेटा यानी कि कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड जो स्किल्स होती है उनको सीखने में बेटा टाइम लगता है। Thus, it is a long time policy. Human capital formation is partly a social process and partly a conscious decision of the processor of the human capital. Partly a social conscious decision का मतलब बेटा अब आपने कॉमर्स लिया ना, अब ऑप्शन तो आपके पास थी कि आप ह्यूमैनिटीज भी ले सकते थे, साइंस भी ले सकते थे, कॉमर्स लिया। तो आपने देखा होगा किस फील्ड में स्कोप क्या है और आगे आके मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। तो यही होता है बेटा। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे लेने वाले ह्यूमैनिटीज़ भी लेते हैं, बच्चे लेने वाले साइंस भी लेते हैं, बच्चे लेने वाले कॉमर्स भी लेते हैं। अब जो भी बच्चे लेते हैं तो वो एक म्यूचुअल डिसीज़न से लेते हैं। वो फैमिली में जो होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ उनका डिस्कशन होता है, अपने टीचर्स के साथ होता है। फिर वो सारी चीज़ों को समझते हैं। अब पता नहीं आपने समझा नहीं समझा, वैसे मैं बता रहा हूँ। वो समझते हैं कि भई मैं इस फिर वो पूछते हैं कि किस फ़ील्ड में स्कोप क्या है, मैं क्या बन सकता हूँ? फिर जो वो बनना चाहते हैं, जो वो बन सकते हैं, जैसे कि कॉमर्स लेके लाइक आप सीए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो, आप एक्चुअल साइंस कर सकते हो जिसका बड़ा स्कोप चल रहा है आजकल बेटा। आप इको ऑनर्स कर सकते हो, आप स्टैट ऑनर्स कर सकते हो, आप बैंकिंग में जा सकते हो, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, बहुत सारे फील्ड्स हैं आपके, आप एमबीए कर सकते हो। ऐसे साइंस में बड़ा डिफरेंट आपकी प्रोफेशनल फील्ड होती है, ह्यूमैनिटीज़ में होती है। तो आपने देखा अगर आपने कॉमर्स किया तो आपने सभी फील्ड को स्टडी किया होगा कि भाई बहुत सारे स्कोप है। और सभी जो स्कोप है सबसे बड़ा बेटा जो प्लस पॉइंट कॉमर्स स्ट्रीम का है वो मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें जो सारी के सारे बेटा जो डिफरेंट स्कोप है ना, वो सारे एक अच्छे स्टैंडर्ड पर है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे साइंस में अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नॉर्मल इंस्टीट्यूट से जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो इतना बड़ा गैप आ जाए। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, इसमें रात-दिन का फ़र्क होगा। यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, सभी अपने आप में अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे प्रॉपर वे में अपने आप को ट्रेन देते हो, टाइम देते हो, स्किल्स आपकी किस प्रोफ़ेशन में कितनी स्ट्रॉन्ग होती है बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है। तो बेटा यही पॉइंट है आपका। सिंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड्स स्किल फॉर्मेशन व्हिच इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 2 चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई कि जो स्किल्स होती है बेटा वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। Human capital formation is a partly a social process and partly a conscious decision of the process of the human. Then beta human capital formation is important for developing nation. बड़ा ऑब्वियसली जितने आपकी कंट्री में डॉक्टर्स होंगे, जितने टीचर्स होंगे, जितने लेक्चरर्स होंगे, जितने सीए होंगे, जितने सीएस होंगे, जितने इंजीनियर होंगे, जितने बिजनेसमैन होंगे, उतनी कंट्री वो डेवलप करेगी, उतनी आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, उतना ही जीडीपी आपका स्ट्रांग होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग नेशन।
किसी भी नेशन को डेवलप करने के लिए बेटा ज़रूरी है कि जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो किसमें कन्वर्ट हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट किया जाए, एज़ इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर इन द इकोनॉमी एंड रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। Not only this, but also human capital formation is crucial as in order to accelerate the usage of physical capital. बेटा अब मैं ये वाला पॉइंट क्लैरिफाई करता हूँ आपको। In order to accelerate the usage of physical capital, adequate investment in human capital is necessary. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, देखो अब यहाँ पे एरोप्लेन रखा हुआ और वहाँ पे बहुत सारे लोग, लेकिन चलाना किसी को भी नहीं आता, तो क्या आप इसका यूज़ कर पाओगे? आपके आगे कंप्यूटर पड़ा हुआ, लैपटॉप पड़ा हुआ, आपको उसको ऑपरेट करना नहीं आता, उसका यूज़ कर पाओगे? वो बेटा वेस्ट है आपके लिए। कार घर पे खड़ी हुई है लेकिन आपको कार चलाने नहीं आती, तो कार का यूज़ है कोई? नहीं है। कार घर में खड़ी है, गली में खड़ी है, शोरूम में खड़ी है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? जब किसी को चलाने ही नहीं आती तो उसका यूज़ तो कर नहीं पाओगे। ये तो नहीं गली से किसी को पकड़ के ला यार धक्का लगाना है, हमें 10 किलोमीटर जाना है। नहीं है ना पॉसिबल। तो बेटा यही है। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, जब आप स्किल्स को सीख जाते हो, स्किल्स को सीखने के साथ-साथ तो बेटा आप देखो, अब जो पायलट की ट्रेनिंग करते हैं, जो इंसान पायलट बनता है उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब बेटा वो स्किल्स को सीखता है। तो सीखने के बाद फिर वो प्लेन का यूज़ कर सकता है। तो प्लेन हमारा यूज़फुल हो गया। ऐसे ही बेटा कार पे चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो आप स्किल सीखते हो। जब अब आप स्किल सीख लेते हो तो कार आपके लिए यूज़फुल हो जाती है। तो बेटा यही इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ क्रूशियल एज़ इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द यूसेज ऑफ फिजिकल कैपिटल, एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज़ नेसेसरी। ओके। नेक्स्ट आता है बेटा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यू कैन सी दैट बेटा देयर आर डिफरेंट सोर्सेज। फर्स्ट वन इज एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज हेल्थ एक्सपेंडिचर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या आपसे पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या सेपरेटली आपसे पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट एज ए सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या हेल्थ एक्सपेंडिचर, या ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन। राइट। सबसे पहले आता है बेटा आपका सबसे पहले आता है बेटा आपका एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट। बेटा एजुकेशन देखो, अगर मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सोर्सेज की बात करता हूँ तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ही बेटा आपका ही है। जितनी ज़्यादा बेटा किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होगी, उतनी ज़्यादा बेटा वो स्किलफुल भी होगी। स्किल्स होंगे तो बेटा साथ साथ में आप अपनी देखो आपके प्रोफेशन की क्या डिमांड है। लाइक अगर मैं अपने प्रोफेशन की डिमांड, अगर मैं अपने ऐसे प्रोफेशन लाइक टीचिंग प्रोफेशन है या कोई और प्रोफेशन है जहाँ पे बेटा आपकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपको पता है बेटा कि स्किल्स तो आपके पास है, लेकिन सिर्फ स्किल्स होने से काम नहीं चलेगा। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने बीएससी में बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया कि होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर प्रोफेशन में बेटा न्यू चेंजेस आते हैं, और जो उन चेंजेस को जितना जल्दी अडॉप्ट करेगा, जितना पॉजिटिवली अडॉप्ट करेगा, उतने ही ज़्यादा उसके सक्सेसफुल होने के अपनी फील्ड में जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। राइट। अब जिसका काम ही बेटा पढ़ाने का काम है, अब उसको आप एक अब उसकी एबिलिटी की बात मैं करूँ तो उसके लिए एबिलिटी का मतलब क्या है कि वो कितने घंटे कंसिस्टेंटली वो एक अच्छे लेवल पर एक इंटेंसिटी के साथ पढ़ा सकता है। अब उसके लिए क्या करना होगा? अब एबिलिटी का मतलब कहीं न कहीं बेटा आप ये भी कह सकते हो कि स्टैमिना से रिलेटेड है। अब टीचिंग प्रोफेशन में स्टैमिना का मतलब क्या है कि कितने घंटे तक आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेट करके एक्टिव रख के आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। योर माइंड शुड बी देयर। ऐसे नहीं कि पढ़ा रहे हो और आपके फेस में एक थकान सी दिखाई दे रही है, कि बच्चे को देख के पता लगा कि हमारे जो सर है वो ही इज फीलिंग फटी, कि वो थके हुए हैं या वो थका हुआ महसूस कर रहे हैं, उनका माइंड बता रहा है। तो बेटा वो तो आपको अपनी एबिलिटी को भी इम्प्रूव करना होगा। अब ये नहीं कि एक टीचर जो है अपनी एबिलिटी के लिए वो कहीं जिम जाके मैंने वो उसको बॉडी नहीं बनानी है बेटा, उसको बल्कि मसल्स की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है। तो जब बेटा आपके स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, तो आपको साथ में ये भी पता होता है कि आपको अपनी प्रोफ़ेशन में
अपनी एबिलिटी को आप कैसे रेज कर सकते हो? अगर जिनका मेंटल प्रोफेशन हो, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा उनके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज होती है बेटा, वो क्या होगी? रनिंग, योगा, मेडिटेशन, ये बेटा उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज। जो भी बेटा सॉरी मेंटली प्रोफेशन में है, जिसपे माइंड का बहुत ज़्यादा काम होता है, कंसिस्टेंटली उनको अपने माइंड का यूज़ करना होता है। एट द सेम टाइम बेटा उनको एक अच्छी स्लीप भी उनकी स्लीपिंग आवर्स उनके अच्छे होने चाहिए। और प्रॉपर बीच में जैसे होता है ना, एक रेस्ट होना चाहिए आपको, ताकि आप अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को रिकवर कर सको। तो ये सारी चीज़ें बेटा आप नॉलेज के साथ सीखते हो कि मेरे प्रोफेशन की डिमांड है। अब एट द सेम टाइम बेटा कोई एथलीट है, कोई बॉडी बिल्डर है, उसका जो स्टैमिना चाहिए उसको वो कहाँ से, उसके लिए उसको जिम भी जाना पड़ेगा, उसको अपने आप को डिफरेंट वे में ट्रेन करना होगा। तो यही होती है बेटा कि जब आपके पास एक एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किताबों को पढ़ा और उसके साथ ही आप एक वो एजुकेशन इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं होता। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट देखो 2 तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, एक होती है बेटा एक अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट। अच्छे लेवल का मतलब जैसे कि हमारी कंट्री में बेटा अप टू द 14 ईयर्स मैंडेटरी किया गया कि सभी बच्चों को पढ़ना है। लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है बेटा वो तो उसके बाद शुरू होती है। जब आप कहीं न कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो स्किल्स तो बेटा वहाँ से, क्योंकि हमारी कंट्री में बेटा जो ट्रेनिंग है, जैसे आप मान लो बीबीए करो, मान लो किसी बच्चे ने बेटा बीबीए करना शुरू किया, तो बीबीए में बेटा उसको ट्रेनिंग मिलती है और एमबीए में उससे ज़्यादा लेवल पे ट्रेनिंग मिलती है। तो एक अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन होती है बेटा, वो कहीं न कहीं आपकी जब आप 12th करते हो या आप फिर ग्रेजुएशन करते हो, जैसे-जैसे बेटा आपका लेवल बढ़ता है, ऐसा आपकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है, आपकी जो सोच का दायरा है बेटा, जो किसी चीज़ को एनालाइज़ करने का जो दायरा होता है बेटा, वो भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट? So investment in education is considered as one of the primary source of human capital formation. Is one of the important source of human capital formation. Investment in providing education to the countrymen will accelerate the rate of economic development. बेटा अभी हमने पढ़ा था इससे पीछे, अगर आपको याद हो, पुअर वाला पॉवर्टी जब हमने पढ़ा था, तो पुअर पीपल का वन ऑफ द मेन रीजन पुअर होने का क्या होता है कि इनके पास स्किल नहीं होती है। और स्किल ना होने का वन ऑफ द रीजन क्या होता है कि इनके पास बेटा ये लोग एजुकेटेड नहीं। और स्किल ना होने की वजह से बेटा ना तो ये लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा सकते हैं, ना बेटा ये लोग सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं। ये हमने सारा स्टडी किया था बेटा। इन्वेस्टमेंट इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द कंट्रीमैन विल एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स, राइट? प्रोडक्टिविटी का मतलब बेटा कि जब आपके पास एजुकेशन होगी, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं बेटा जो आपका जो जॉब मिलने के जो चांसेस होंगे बेटा, जो आपको एम्प्लॉयमेंट सोर्स मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा। और जब इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर से बेटा आपका एम्प्लॉयमेंट सोर्स मिलता है, कहीं न कहीं जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बेटा, वो भी आपका इंक्रीज़, राइट? नेक्स्ट बेटा, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कैन बी ईज़िली रिकवर्ड बाय द इंक्रीज़ फ्यूचर रिटर्न एज़ अ रिजल्ट ऑफ हायर अर्निंग ऑफ एन एजुकेटेड। ऑब्वियसली बेटा, जैसे जितना ज़्यादा आप एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी कंट्री में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, लॉयर, जो अभी मैंने बताया था बिज़नेसमैन, उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। और जितने ज़्यादा ये बढ़ेंगे बेटा, तो कहीं न कहीं बेटा रिटर्न का मतलब क्या है? ये डॉक्टर न जो है, ये जो इंजीनियर है बेटा, ये टीचर है, ये लेक्चरर है, बिज़नेसमैन है या कोई सीए है, सीएस है बेटा, ये जो भी है, ये क्या कर रहे हैं बेटा? ये जो भी काम कर रहे हैं बेटा, उससे कंट्री की इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है। ये किसी ना किसी का, जैसे अब डॉक्टर है बेटा, वो लोगों को हेल्थ एक काइंड ऑफ लोगों के लिए क्या काम कर रहा है? लोगों को एक हेल्थी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं कहूँगा, लोगों के जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है बेटा, उनको रेक्टिफाई कर रहा है। यानी कि डॉक्टर का कहीं न कहीं ये काम ये है कि वो लोगों को फिट रखता है। तो जब लोग फिट रहेंगे बेटा, तभी तो वो आउटपुट दे पाएँगे। अब मैं बीमार हो जाऊँ, क्या मैं आपको जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ा पाऊँगा? कई बार तो बेटा हम इस लेवल पे बीमार हो जाते हैं कि हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती है। होता है ना ऐसा? तो आप बीमार हो जाओ, आप नहीं पढ़ पाओगे बेटा, आपके साथ भी इश्यू आएगा, आपको भी चीज़ों को समझने में इश्यू आएगा। कोल्ड हो जाए, कोल्ड में भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा हमें फिट रखने का काम किसका होता है? डॉक्टर का होता है। डॉक्टर हमें फिट रखता है ताकि हम आगे जाके एक अच्छी परफॉर्मेंस दें। अगर हमें कोई मेडिकल इश्यूज़ आता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें ठीक करता है। तो क्या कर रहा है डॉक्टर? तो वो अपने आप ही बेटा इनडायरेक्ट वे में वो कहीं न कहीं कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है बेटा, उसमें हेल्प कर रहा है। It also aids in raising the standard of living of the people as education provides a secure and stable employment to the people। ये तो मैं बता चुका हूँ बेटा। जितनी अच्छी आपके पास नॉलेज होगी, उतना ही देखो, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ बेटा। आज का ये
इस पॉइंट को बेटा बेस्ट जो रिलेट कर सकता हूँ किसके साथ कर सकते हैं, इस पॉइंट को बेस्ट रिलेट कर सकते हो आज के जो कोरोना सिचुएशन है। ये सिचुएशन ऐसी है बेटा, इसने सभी को कहीं ना कहीं हिट किया, लेकिन जिसके पास नॉलेज है, स्किल्स है, वो लोग अभी भी स्टैंड कर रहे हैं, वो अभी भी इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, वो अभी भी लोग आगे आए हैं। तो होता क्या है बेटा, जब आपके पास एजुकेशन होती है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कैसी भी सिचुएशन में मैं सर्वाइव कर जाऊँ, मैं अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ। इट ऑल्सो एड्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल एज एजुकेशन प्रोवाइड अ सिक्योर एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। देन बेटा it enables one of the make it enables one to make better choices in life। इससे लोगों को क्या मिलती है बेटा, ऑब्वियसली जब आप पढ़े लिखे होते हो बेटा तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है। जैसे कि मान लो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, अब उसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो है उसको जॉब की ऑफर्स आ रहे हैं, क्या ऑप्शन है ना बेटा। इट एनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। आप और बेटा यही नहीं, इसके अलावा लाइफ में जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपके अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर जब आप लेते हो कोई डिसीजन, तो आपको पता होता है कि क्वालिटी डिसीजन किस तरह से लेना। स्टिमुलेट इनोवेशन एंड दस हेल्प इन अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा देखो, आज के टाइम में बेटा जैसे ही आप लोग कंप्यूटर से अवेयर हो, आप लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, इंस्टाग्राम या आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपको सब चीज़ों की नॉलेज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है बेटा जिनको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं है। जैसे मैं अभी किसी से मिला था, वो भी एक बाय प्रोफेशन टीचर है, काफ़ी एजिड है, मेरे ख्याल से 50 प्लस होंगे या हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। अब वो मेरे से पूछ रहे थे, भैया आप कैसे आजकल पढ़ा रहे हो? मैंने कहा सर मैं तो ऑनलाइन सेटअप बनाया हुआ है, मैं उससे पढ़ा। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे तो बस की बात नहीं है, वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि दे ही इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि शायद जो उनकी जिस टाइम पे उनकी एजुकेशन हुई है उन्होंने कभी इन चीज़ों को कभी अडॉप्ट किया ही नहीं है। जैसे मैंने कहा हमें फोर्थ फिफ्थ से हमें भी कंप्यूटर किसी ना किसी वे में सिखाया जाता था, चाहे गेम्स के थ्रू एटलीस्ट हमने बैठना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली सेम चीज़ आपके साथ भी है। तो हम लोग जो है बेटा इस एनवायरनमेंट में हमने देखा हुआ है, हम सभी इंस्टा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा, येस आई हैव टू एडमिट इट, कहीं न कहीं ये चीज़ों का जो यूसेज था ना बेटा, ये जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे इन चीज़ों का क्योंकि यूज़ मैं काफ़ी करता था, तो मुझे इसमें मेरे प्रोफ़ेशन में भी इन चीज़ों का हेल्प मिली, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड था, क्योंकि मैं लैपटॉप का यूज़ करता था, जो भी करता था। तो thus an educated population would act as a boon for a nation। तो बेटा एक एजुकेटेड जो पॉपुलेशन होती है वो एक नेशन के लिए वरदान होती है, विच हैज अ हायर पॉपुलेशन देन द अदर नेशन। इन कंट्री लाइक इंडिया हमारी जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन आती है, एज द नेशन वुड बी हैविंग ग्रेट मैन पावर। अब बेटा अब देखो इसका मतलब क्या है, हायर पॉपुलेशन है, हायर मैन पावर है, दोनों ही चीज़ें आपकी हायर है ना, यानी कि स्किल्स आपकी कंट्री में जो है, यानी कि आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन अगर आपके पास है और उनके पास स्किल्स भी है, यानी कि आपके पास ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी है, तो उस कंट्री के बेटा डेवलप होने के चांसेस हैं बेटा वो भी बढ़ जाते हैं, तभी वो कंट्री डेवलप भी होती है। जैसे आप चाइना का एग्जांपल ले लो, इंडिया का एग्जांपल ले लो, लास्ट कुछ सालों में हमने कितना बेटा हमने प्रोग्रेस किया, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर। इसको बेटा आप ऐसे समझो, देखो आज के टाइम में बेटा अगर आप फिट नहीं हो, अभी मैंने आपकी वही बात मैं पहले दोबारा करूँगा कि अगर आप मेंटली और फिजिकली आपका दोनों फिट होना ज़रूरी है। और अगर दोनों में अगर एक ही बात करूँ तो बेटा मेंटली फिट होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कोई डिप्रेशन या एडवर्स सिचुएशन आती है तो बेटा मेंटली कितना स्ट्रांग हो, यही मैटर करता है, तभी आप सिचुएशन से निकल सकते हो। तो आपने देखा होगा अच्छा खासा हट्टा-कट्टा इंसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, वो उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाता। एट द सेम टाइम दुबला-पतला इंसान होता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से हर सिचुएशन से वो निकल जाता है और पॉजिटिवली निकलता है। तो बेटा फिटनेस जब हेल्थ की बात आती है ना, तो एक दो हेल्थ में 2 चीज़ें आती है, एक आपका फिजिकल और एक मेंटल। दोनों ही चीज़ें बेटा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी। अब हमारी कंट्री में क्या है बेटा, काफ़ी सारे जो लोग हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते। जब हम कार खरीदते हैं बेटा, कोई भी हम व्हीकल वगैरह खरीदते हैं, तो शोरूम से बाहर निकलने से पहले ही बेटा उस कार का एक इंश्योरेंस हो जाता है। आप कार का इंश्योरेंस नहीं कराओगे, आप कार ले ही नहीं सकते। यही सेम पॉलिसी आई थिंक बेटा बच्चों के साथ भी होनी चाहिए। जब एक छोटा बच्चा होता है, जैसे वो बच्चा पैदा होता है तभी उसका बेटा एक हेल्थ इंश्योरेंस कर देना चाहिए।
क्योंकि जनरली लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, जैसे कोई बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाने से उसको परहेज होता है। वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, कहीं भी छोटे-मोटे केमिस्ट के पास जाएगा और वहीं से दवाई-दवुई लेके सोचेगा मैं ऐसे ठीक हो जाऊँ। चाहे वो डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर महँगा है इसलिए नहीं जाना चाहता। हो सकता है डॉक्टर सस्ता ही हो। बस हमें एक एक माइंडसेट हमारा ऐसा बना, हम नहीं जाना। तो हेल्थ इंश्योरेंस से क्या होता है बेटा कि एक पर्टिकुलर एक अमाउंट होता है, जो आपको हर महीने आपका प्रीमियम कटता रहता है। लेकिन कल को अगर कोई भी इश्यू आ जाए, मेडिकल इश्यूज़ आ जाए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने बहुत अच्छी सेविंग कर रखी है, आप आपके घर में बेटा 5 से 10 लाख रुपए आपने सेव कर रखे। सडनली अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया बेटा, कोई बीमारी-शिमारी हो गई, जिसपे बेटा आपका 8 लाख का खर्चा आ गया। अब बताओ, कितने पीछे हो गए? इतने सालों में जो ये पैसा इकट्ठा किया था, उसकी क्या वैल्यू रह गई? अब उतने ही बेटा क्या हो गए पीछे से। तो यही होता है बेटा, हेल्थ एक्सपेंडिचर का मतलब यही है कि आप पहले से इन चीज़ों को लेके तैयार हो। एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं बेटा क्या है इसमें। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो अनदर क्रूशियल सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। A healthy labor force is more effective and efficient rather than an unhealthy labor force. Obviously बेटा, जितने हेल्दी लेबर फोर्स हो गया, आप भाई आप अपने आप को एग्जांपल ले लो। जितने ज़्यादा आप हेल्दी हो बेटा, जितना मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, उतने ज़्यादा आप आउटपुट अपने काम में दे सकते हो। कॉन्सिक्वेंटली विल हैव हाई प्रोडक्टिविटी देन दैट ऑफ वन। जितने आप हेल्दी रहोगे बेटा, उतनी प्रोडक्टिविटी भी उतने, क्योंकि आपकी जो इंटेंसिटी होगी काम करने की बेटा, वो उतनी ज़्यादा होगी। राइट। नेक्स्ट है बेटा आपका फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। इसमें क्या आता है बेटा, प्रिवेंटिव मेडिसिन, मैंने अभी बताते हैं बेटा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना चाहिए। क्रिएटिव मेडिसिन, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग द इलनेस। ये बेटा जैसे आपने देखा होगा मोहल्ला क्लिनिक खुले होते हैं जगह जगह पे बेटा आजकल। एक मोहल्ला क्लिनिक खोले जाते हैं, जहाँ पर अगर कोई भी इश्यू होता है बेटा, वहाँ पे जाके आप अपना मेडिकल इंटरवेंशन वगैरह आप करवा सकते हो। कोई बीमारी वगैरह हो तो बेटा जैसे डिस्पेंसरी टाइप की। ये बेटा स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, अब बाकी कंट्रियों में बेटा इस तरह के खोले जाते हैं। जैसे हमारी कंट्री में आप, हम एक नाम लेते हैं डिस्पेंसरी, जगह जगह पे बेटा डिस्पेंसरियाँ खुली होती है। आपके पास पैसा है नहीं है डजेंट मैटर, आप इन डिस्पेंसरियों में जाके अपना मेडिकल इंटरवेंशन, जब भी आप बीमार पड़े तो वहाँ पे जाके आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा। सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। बेटा अभी आपने देखा होगा हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, पीछे पीछे उन्होंने बेटा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था कि हर जगह पे बेटा टॉयलेट होने चाहिए, खुले में शौच नहीं करना है। तो ये होता है बेटा स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, लोगों को लिटरेट किया गया कि टॉयलेट का होना कितना ज़रूरी है। इसको कहते हैं बेटा सोशल मेडिसिन। प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बेटा वाटर के बारे में तो जितना बोले हम उतना ही कम है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में बेटा 70% जो हमारी बॉडी वाटर से ही बनी है, 72% है। तो बेटा वाटर को पीने का जो वे है आपका, जितना रिस्पेक्टेबल वे में वाटर को पी सकते हो आपको पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी आपको नहीं पीना चाहिए। बट आइडियली तो ये होता है कि बेटा पानी को थोड़ा गर्म करो, जिसको कोसा पानी कहते हैं हम, वो बेटा धीरे धीरे सिप सिप करके आप पियो। क्योंकि जो ल्यूक वार्म वाटर होता है बेटा, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। राइट। तो बेटा ये नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अ न्यूट्रिशियस एंड नरिशिंग डाइट विद एडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटी विल कीप द पीपल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे कि बेटा अगर हम फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, तो बेटा वो कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक। तो गवर्नमेंट को बेटा इस पे फोकस करना चाहिए कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो हमारे कंट्री में बेटा ऑर्गेनिक फ्रूट और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें केमिकल्स का यूज़ कम होता है। और जो नॉर्मली बेटा जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं, उनमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा था कि जब भी हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से उनको धोना चाहिए, ताकि जो उसमें केमिकल है बेटा वो निकल जाए। तो जितना हम रॉ फ्रूट खाएँगे या रॉ वेजिटेबल, आपने देखा होगा ना फॉरेनर्स होते हैं बेटा हाफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं। क्यों खाते हैं? जितना आप पका दोगे उतना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, राइट? Thus keeping their physical health active and energized, which is important for the development of a nation. ओके, तो बेटा यहाँ के आपके 2 सोर्स कंप्लीट होते हैं।